everyone. This is Abdullah Kafi, your friend, philosopher and guide. इंग्लिश क्विज के तीसरे एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पेशकश है करियर पावर की और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज उन बच्चों के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट के क्विजेस भेज रहे हैं और साथ ही साथ उनका वीडियो सोल्यूशन हर अगले दिन आपको आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो सोल्यूशन और क्विजेस आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इन सोल्यूशन में हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जब भी हम कभी कोई क्वेश्चन डिस्कस करें तो पहले उसका कॉन्सेप्ट और फिर बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके पहले कि हम अपना क्विज शुरू करें, एक बार छोटा सा एक रिमाइंडर है कि आप हमारे ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है करियर अडू CAREERADO को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन, और साथ ही आप बन सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा। आप ज्वाइन कीजिए करियर पावर टेलीग्राम ग्रुप को और अपने तैयारी को और ज़्यादा शार्पन कीजिए, इफेक्टिव बनाइए। तो शुरू करते हैं आज के क्विज का डिस्कशन और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि मालूम है आपको कि ये क्विज इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए था और ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन, उसके लिए एक डायरेक्शन है। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जिन क्वेश्चंस की, वो बेसिकली बेस्ड हैं क्वेश्चंस हमारे वॉइस पे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और मैं बहुत जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी उन बच्चों के लिए शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने वॉइस कभी पढ़ा नहीं है। उनको बहुत ही रफ या बहुत ही सुपरफिशियल आइडिया है कि वॉइस इंग्लिश में कहते किसको है। तो कम से कम मेरा ये व्यू है कि आप ये ज़रूर समझ जाइए किसी भी सेंटेंस को देखते ही कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। और साथ ही साथ अगर आपको उसे कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो किसी एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में, तो उसका एक आसान तरीका क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन साथ ही साथ ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि वॉइस कहते किसको हैं और कैसे मैं पहचानूंगा कि कौन सा सेंटेंस किस वॉइस में है। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। ये हम देखना चाहते हैं कि वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज में, आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे होंगे, दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, उसका बेसिक आइडिया कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझें कि हर एक सेंटेंस में जो दो इंटीग्रल या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है सेंटेंस का, वो है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में एक वर्ब भी होना लाजमी है। कोई भी सेंटेंस या क्लॉज बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का बन नहीं सकता। एक बात की दिमाग में रखने वाली है। तो चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का। तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब को हम देखें जो वर्ब उस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर है B+V3, तो ये समझाता है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, किसी एक्शन के इफेक्ट को वो रिसीव करेगा। और अगर इसके अलावा कोई वर्ब फॉर्म है तो वो ये दिखाता है कि उसमें उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ यू सी दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, बाय पे फोकस कीजिएगा। व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, the sentence is said to be in the active voice. And when the action is done to the subject, मैंने सिर्फ by को चेंज किया है to से, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाएगा। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई काम को करता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब कोई काम सब्जेक्ट पर किया जाता है तो वो सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस में है। तो इस बात को समझने का एक छोटा सा तरीका ये भी है कि जिस वर्ब को भी आप देखेंगे P+3
ये स्ट्रक्चर ही इंडिकेट करता है कि सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस में है। साथ ही साथ ये भी समझ जाना अच्छा रहेगा हमारे लिए कि बी का मतलब होता है इज और एम और आर और वॉज और वर, सब ठीक ठाक है। और बी और बीन और बी, इन 8 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया कि ये सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस में है। तो ये कम से कम आप समझना सीखिए इस वीडियो में कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं देखते ही कैसे पहचानूंगा। तो ये है इसकी सबसे बड़ी पहचान। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इसको समझना ये है इस तरह से कि क्या किसी ने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है। यहां है हमारे पास वर्ब है हैज आंसर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। याद रखना है, टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट है वो है एनीबॉडी। हैज के बाद एनीबॉडी, हैज जॉन अगर होता तो जॉन सब्जेक्ट होता, हैज योर फादर होता तो योर फादर सब्जेक्ट होता, और ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्वेश्चन, कि क्या किसी ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। एक छोटी सी बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पैसिव वॉइस में वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बाई लगा हुआ। बाई और उसके साथ एजेंट का होना सारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में एक जरूरी बात नहीं है। बाई के बिना यानी एजेंट के बिना भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि अब ये किसी भी सेंटेंस को जो परफेक्ट टेंस में है उसमें सिंपल सा चेंज क्या किया जाएगा, हैज के साथ बीन लगा दिया जाएगा। तो पहली बात क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम पैसिव में भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव ही रखेंगे। यहां पे हमारा जो सेंटेंसेस है उसमें सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ योर क्वेश्चन के साथ हैज का यूज किया गया है। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो ये कभी नहीं होगा कि एक सेंटेंस जो अपने इंटरोगेटिव फॉर्म में है यानी प्रश्न है उसको हम एक स्टेटमेंट बना दें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये सेंटेंस हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हर एक ऑप्शन को ये भी सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन है तो ऑप्शन में भी हमारे पास क्वेश्चन वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा। So your question has been answered, एक assertive sentence है, सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया हम लोगों ने जिससे बच्चे कंफ्यूज्ड हो और उनको लगे कि ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन सही है। और जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिलेक्शन का नहीं बल्कि रिजेक्शन का एग्जाम्स है। तो जहां आप थोड़ी सी आपने गलती की और तुरंत आप वहां से यानी अपना चांसेस लूज करते रहते हैं हर एक रॉन्ग अटेम्प्ट के साथ। तो बहुत ही केयरफुली हर एक ऑप्शन को वे करना चाहिए, उसके बाद ही हम सही या गलत का फैसला करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एनीबॉडी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। फिर से ये सेंटेंस अपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में है। और दूसरी बात ये एनीबॉडी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन, ये बोलचाल की भाषा में ये सवाल करने का ये तरीका हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन भी हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये तो एक अलग बात हो गई कि हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या तुमने अपने क्वेश्चन का जवाब दिया है। ये अपने एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, मुझे एक्टिव को पैसिव में करना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, वो है हैज योर क्वेश्चन। इसको कहते हैं इन्वर्जन। जब सब्जेक्ट के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो सेंटेंस कैसा है, इन्वर्जन के साथ, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है, एक बात। और हैज के साथ मुझे क्या लगाना था, बीन आंसर्ड। मैंने बताया था कि किसी भी परफेक्ट टेंस में हैज के साथ या हैव के साथ या हैड के साथ मुझे लगाना होगा बीन, तब वो परफेक्ट सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस में होगा। और एक बात साथ साथ नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा होगा कि आप ये वीडियोस अपने नोटबुक और पेन के साथ देखें, ताकि हर वो छोटी छोटी बातें जो बात डिस्कशन के दौरान मैं बोल रहा हूं, अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नोट का सेट आपके पास तैयार हो जाएगा। रिवीजन करने में आपको बहुत मजा आएगा। मैं बता रहा था कि एनीबॉडी जैसा कोई भी वर्ड, इसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन।
जिसे पता नहीं चले कि वो आज किसके लिए मैंने यूज किया है, इसको और कहा जाता है वेग सब्जेक्ट। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। तो पैसिव वॉइस में किसी भी वेग सब्जेक्ट को एजेंट नहीं बनाया जाता है। इसलिए यहां पे आपने देखा हैज अ क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन या एनीबॉडी का इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उसकी सारी वजह आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है हमारा दूसरा सवाल। क्वेश्चन है द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है कि जब भी मैं किसी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसी सेंटेंस पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वर्ब को देख लेना चाहिए। यहाँ पे वर्ब है V2 और V2 को मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इसको जब भी V2 को देखिए आप, तो इसको सोचिए कि ये डिड प्लस V1 है। डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब का काम टेंसेस में टाइम बताना होता है। तो डिड से आपको क्या पता चला? पास्ट, यानी समय जो गुजर गया है। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो दिखाता है इंडेफिनिट स्टेट, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। पहली चीज ये पहचानिए। उसके बाद इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? द शॉपकीपर, ये इसका वर्ब है। और क्या कम किया है? द प्राइसेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बहुत ही सीधा सादा सा सवाल है ये। इसमें करना क्या है? द प्राइसेस, और लोअर्ड है यानी V2। ये भी समझ जाइए कि V2 का जो पैसिव होगा वो होगा was प्लस V3, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो verb प्लस V3। तो यहां पर प्राइसेस है यानी कोई प्लूरल नाउन है, तो मुझे चाहिए verb प्लस V3, लोअर्ड का पैसिव फॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे हम द प्राइसेस लोअर्ड द शॉपकीपर। ये एक बहुत ही ह्यूमरस सेंटेंस है कि प्राइसेस ने शॉपकीपर को लोअर कर दिया, ये हो नहीं सकता। यहां देखिए द प्राइसेस, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर लोअर्ड इसका पैसिव फॉर्म लिखा हम लोगों ने, वर लोअर्ड, और बाय द शॉपकीपर। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। डाउन वेंट द प्राइसेस, ये एक सेंटेंस है जो इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर किसी भी केस में मुझे जो सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज करना है, ना कि आइडिया कन्वे करना है। इस बात का ख्याल रखना है। एंड द शॉपकीपर गॉट डाउन द प्राइसेस, ये बिल्कुल नया सेंटेंस है। हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसका पैसिव फॉर्म चुनना है। तो पहला स्टेप क्या होगा जब भी कभी आप एक्टिव वॉइस पे पैसिव पे काम कर रहे हो? वर्ब को देखिए और पहले ही दिमाग में सोच लीजिए कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अगला सवाल है हमारा, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। फिर से एक बार मैं बता दूं यहां पे कि वन एक वेग सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं ये बताना चाहता हूं इसलिए कि जैसे ही आप देखें किसी सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को, जिसका सब्जेक्ट कोई वेग सब्जेक्ट हो, अनक्लियर, जिससे पता ना चले कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, या आम लोगों के लिए मैं कह सकता हूं वेग सब्जेक्ट। इसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि वेग सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एजेंट नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे बाय वन ऐसा कोई ऑप्शन होगा या नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो, इत्मीनान के साथ देखिए। दूसरी बात क्या है? मस्ट कीप, ये मॉडल है और उसके साथ एक्टिव वॉइस में V1 होता है यूज। यहीं पे आप चेंज कर लीजिए, मस्ट के साथ पैसिव करने के लिए आपको क्या लगाना है? बी, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हम लोगों का वर्ब चेंज यहीं पे। अब जिस ऑप्शन में मुझे ये मिलेगा वो ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो वंस प्रोमिसेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी से शुरू करेंगे हम लोग। वंस प्रोमिसेस आर केप्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास मस्ट है, तो मस्ट का पैसिव मस्ट बी केप्ट होना चाहिए। वंस प्रोमिसेस मस्ट केप्ट, ये बहुत हद तक मिलता जुलता है, मगर यहाँ पे बी मिस कर रहा है। बच्चों को जो थोड़ा सा जल्दीबाजी में काम करेंगे उनका ये ऑप्शन सही हो सकता था, मगर वो गलत टिक करेंगे, क्योंकि मस्ट प्लस V1 का ऑप्शन पैसिव होगा, मस्ट प्लस बी प्लस V3। वंस प्रोमिसेस वर केप्ट, ये टेंस बदल दिया इन्होंने। और आखिरी ऑप्शन वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। तो आपने पहले ही दिमाग में सोच लिया था कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होना चाहिए था। तो आपने जब देखा कि आपने जो सोचा था टेक्निकली और वही ऑप्शन आपको यहां मिल गया, जाहिर सी बात है ये करेक्ट आंसर आपका हो गया, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। गौर कीजिए कि यहाँ पे बाय वन
लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि किसी भी वेग सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एजेंट नहीं बन जाता है। चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि आप हमारे क्विज़ेस के साथ जुड़े रहिए। आसान शब्दों में शानदार कॉन्सेप्ट्स के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैंडी और यूजफुल लगेंगे, और इसकी वजह से आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसको देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। मैंने बताया कि जब भी किसी एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस पे आप काम कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम है वर्ब को देखिए और उसका टेंस पहचानिए। सेंटेंस द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड, सो हैज अप्रूव्ड का क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि इसका पैसिव होगा हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। यहीं पे इसको चेक कर लीजिए। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन गिवन। तो अगर इसको हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका जो सेंस है किसी हद तक इस सेंटेंस में है, मगर मुझे एक्टिव से पैसिव करना, उसकी पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है, उस बात को फिर से नए अंदाज में कहना नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग कि कभी कभी कोई एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो सेंस कम्युनिकेट करेगा, मगर वो दूसरा एक सेंटेंस होगा, उसको रिकास्ट करना या पैराफ्रेज करना कहते हैं, वो नहीं करना, मुझे एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। आगे देखते हैं, द न्यू ड्रग, जो कि ऑब्जेक्ट यही है, द न्यू ड्रग, ये सही है। हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, मैंने ऊपर बताया था कि हैज अप्रूव्ड का पैसिव क्या होगा? हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। सो हैज नॉट अप्रूव्ड का पैसिव क्या होगा? हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। तो यहां पर हमें एकदम एग्जैक्ट वो वर्ब मिल रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही लगता है, इसको टिक करते हैं। लेकिन आगे भी हम दूसरे ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग वी हैव नॉट बीन गिवन द अप्रूवल, ये शायद किसी हद तक ये वो सेंस कम्युनिकेट कर रहा है, मगर ये एक्टिव वॉइस का पैसिव फॉर्म नहीं है, एलिमिनेट कीजिए इसको भी। और आखिरी सेंटेंस है, द न्यू ड्रग वाज नॉट अप्रूव्ड। हम कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के वक्त एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उसको बदल नहीं सकते। तो यहां है प्रेजेंट परफेक्ट और वाज नॉट अप्रूव्ड है पास्ट इंडेफिनिट। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने में टेंस किसी सूरत में भी बदलता नहीं है। तो दो बात याद रखिए, पैराफ्रेजिंग नहीं करेंगे हम, यानी कि कोई और सेंटेंस उसी सेंस को देने वाला नहीं ले सकते, और ना ही हम टेंस बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो करेक्ट आंसर है हमारा इस केस में ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। ये मैं वीडियोस, आजकल एक फैशन है चीखना पुकारना उछलना कूदना, तो अच्छी बात है, थोड़ा एनर्जी महसूस होती है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों के साथ डील करूं जो सीरियस है अपने पढ़ाई में, जिनको पढ़ना है ना कि अपने आप को एंटरटेन करना है। तो मैं फोकस्ड होके पूरी तरह से कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट काम करूंगा, ताकि आप फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी को दिमाग में रख के काम करें, ना कि अपने आप को एंटरटेन होने के लिए वीडियोस देखें। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। तो अगला और आखिरी सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है दे हैव पब्लिश्ड, सब्जेक्ट कौन है हमारा? दे। हैव पब्लिश्ड हमारा वर्ब है। तो मेनली हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान गए। हैव पब्लिश्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो पैसिव में क्या होगा? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जैसा कि यहाँ पे है डिटेल्स, तो इसका मतलब है कि पैसिव बनता हैव बीन पब्लिश्ड। यहीं पे आप सोच लीजिए, सबसे अच्छे बच्चे वही होते हैं जो क्वेश्चन देख करके कम से कम एक बार इमेजिन कर लें या सोच ले कि इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको एलिमिनेशन में बहुत आसानी होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप पहले से अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑप्शन इमेजिन कर लीजिए तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप इसको चेक करके देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के दौरान। तो यहां पर है हैव पब्लिश्ड, तो पैसिव फॉर्म होगा हैव बीन पब्लिश्ड। यहां पे चेक करते हैं ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ये पूरा नाउन फ्रेज, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, ये करेक्ट है, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब यहां क्या है? हैव बीन पब्लिश्ड, हैव बीन पब्लिश्ड, जो मैंने पहले लिखा था बाय देम,
ये दे को हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में एजेंट बनाते हैं, तो एजेंट में प्रोनाउन हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में होता है, बाई देम। ये ऑप्शन 100% करेक्ट ऑप्शन है, फिर भी हम 3 गलत ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन वाज डन बाय देम। सो वाज डन, एक तो ये है कि मैंने बताया था कि जो टेंस है किसी क्वेश्चन का, उसके टेंस को आप नहीं बदल सकते, प्लस फिर से वही पैराफ्रेजिंग है, सेंटेंस का जो आइडिया है उसको दूसरे सेंटेंस में उन्होंने स्टफ करके आपके सामने रख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। याद रखना है कि आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, ना कि किसी एक सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है उसी सेंस को किसी और सेंटेंस में आप डालकर कम्युनिकेट कीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, तो डिटेल्स को तो इन्वेंट नहीं किया गया है, डिटेल्स को पब्लिश किया गया है, तो एक नई बात है, बिल्कुल गलत है ये। और आगे ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन डिटेल्ड बाय देम, यहां पे इन्वेंशंस को डिटेल नहीं किया गया है बल्कि इन्वेंशन के डिटेल को पब्लिश किया गया है। तो ये जरूर से समझना चाहिए कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन पे हम काम करें तो थोड़ा सुकून के साथ, प्रैक्टिस में पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी करके अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा नहीं और हर एक ऑप्शन पे काम नहीं किया, मेरा एक एडवाइस है आपको कि जब भी कभी आप किसी एमसीक्यू पे काम करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, वैसे क्वेश्चन जिसके कई विकल्प होते हैं 3-4, तो सभी विकल्पों को गौर से देखना चाहिए। जो सही है उसकी वजह क्या है और जो गलत है उसको गलत कैसे आप प्रूव करेंगे। तो इस तरह से हम अपने 5वें और आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचे। उम्मीद करते हैं आज का जो कुछ मैंने डिस्कस किया क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझा होगा, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। फिर मुलाकात होती है कल। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय।